आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये होगा कि वीडियो को देखते देखते ही आपको सभी फंडामेंटल राइट्स और उनके पार्ट्स याद हो जाएं। वीडियो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले हम सबसे बेसिक चीज़ देखेंगे, जैसे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 आर्टिकल तक। उसके बाद कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सिर्फ ऊपर से हम देखेंगे क्या क्या नाम होते हैं उनके और कौन कौन से आर्टिकल में वो आते हैं। उसके बाद इन सब को हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे फिर कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं और फिर उनके सब पार्ट्स। तो हम इसको ऐसे अलग अलग लेयर्स में याद करेंगे ताकि आसानी हो हमें याद करने में। तो लेयर 1 क्या है? लेयर 1 ये है कि पार्ट 3 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक ये सब आते हैं। पार्ट कितने हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। तो पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 है हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है हमारे पास सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 था DPSP। तो ऐसे आगे चलता रहता है। तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको याद करते हैं। एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे लोग हैं, तो अब उन सबको सिविलाइज्ड बनाना है। तो जैसे अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबको एक साथ रहने के लिए बोलना है, सिविलाइज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको इक्वल कर देंगे, ठीक है। सबको इक्वल कर दिया। उसके बाद बोला गया कि चलो एक दूसरे से बात करो। अब तुम्हें आज़ादी है कि तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो। अब हमने ऊपर से ही तो बोला था तुम सब एक हो, लेकिन अंदर से तो वैसे ही थे। तो वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने लगे, जो अलग अलग लोग थे। तो फिर इस चीज़ को रोका गया कि वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करें। अब जब सब चीज़ें सही हो गई, पहले जंगल से शहर में आ गए, सबको बराबर बना दिया, ठीक है, बराबर बना दिया। उसके बाद उनको बोला कि बात करो एक दूसरे से सही से। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन रोक दिया गया। अब क्या था, सबको बोला कि चलो तुम अब अपना अपना धर्म देख लो और अपना पूजा पाठ करो, इससे सही रहेगा। पूजा पाठ करो, उसके बाद अपना जो भी कल्चर है तुम उसे फॉलो करो। उसके लास्ट में बोला गया, यहाँ पे एक अथॉरिटी बिठा दी कि देखो अगर जो कोई भी चीज़ सही से फॉलो नहीं हो रखी है तो उसको सही करो। तो ऐसे ही याद करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। तो ये आ गए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले सबको बराबर रहने के लिए बोला, इक्वल कर दिया, राइट टू इक्वलिटी। फिर उनको बोलने, आपस में बात करने की, इधर उधर घूमने की एक फ्रीडम दी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तीसरे नंबर पे कहा कि तुम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। चौथे नंबर पे बोला कि अब तुम अपना धर्म चुन सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। पाँचवें बोला तुम अपने कल्चर को देख सकते हो, अब जो भी कल्चर तुम्हारा है उसको फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में जो अथॉरिटी रखी थी कि अगर जो इन सब में से कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो उसके लिए तुम कहीं एक बड़ी अथॉरिटी पे जा सकते हो। तो ये हो गए 6। अब इनके आर्टिकल से याद रखते हैं। ये होता है 14 से लेके 12 से 35 तक था टोटल, तो 14 से 18, ठीक है। उसके बाद पहले आएंगे 4 आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएंगे 2, फिर यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 2, और ये एक ही होता है। तो 4 मतलब 19 से लेके 19, 20, 21, 22, फिर 2 आएंगे मतलब 23, 24, फिर आएंगे 4, 25, 26, 27, 28, फिर आएंगे 2, 29 और 30। और यहाँ पे क्या है, 31 जो है वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत 1978 में ये जो आर्टिकल 31 था, 31 से 300A में चला गया। तो अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और उसका सीधा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है। तो अभी हमारी लेयर 1 हो गई कि पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 होता है। फिर हमारे पास आई लेयर 2 कि ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं और इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक। जब आप याद करेंगे चीज़ों को तो यहाँ से याद करेंगे कि अगर जो आपको कुछ नहीं याद है तो आपको पहले सब नंबर पे ये याद होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये याद होना चाहिए। अब इनके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। तो अब आते हैं लेयर 3 पे। तो अभी 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअली देखते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास राइट टू इक्वलिटी, और 14 से 18 ये हम याद कर चुके हैं। तो इसके कितने सब पार्ट्स होंगे? 14, 15, 16, 17, 18। इनमें क्या क्या आता है पहले ये याद करेंगे, और इनके भी जब सब पार्ट्स होंगे तो वो अगली लेयर में याद करेंगे। अब इसको भी एक छोटी स्टोरी की तरह याद कर लो कि एक जंगल था, उसके अंदर सब लोग अलग अलग थे। तो पहले क्या करा, लॉ के तहत उन सबको बराबर लाया गया कि तुम सब अब एक हो। एक लॉ लगा दिया सब पे कि तुम कुछ भी एक दूसरे से लड़ाई ना करो, एक साथ मिल के रहो। इसके लिए लॉ ला दिया। तो सबसे पहले लॉ। दूसरे नंबर पे क्या किया कि लॉ ला दिया तुम अभी लड़ाई वड़ाई नहीं करोगे। दूसरा नंबर पे लॉ ला दिया गया कि तुम अब बराबर हो सबके सब, तुम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करोगे,
ठीक है, भेदभाव नहीं हुआ, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी, फिर उसके बाद क्या भेदभाव नहीं किया। तीसरे नंबर पे क्या किया कि चलो अब तुम जब सब बराबर हो गए तो चलो अब तुम जॉब करो, कुछ काम धंधा करो। तो काम धंधा कर रहे हैं तो उसमें भी एक दूसरे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे जॉब से रिलेटेड कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दो बचे 17, 18। एक है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स और एक है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले आ जाएगा। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पहले आ जाएगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स लास्ट में आएगा कि तुम कोई टाइटल महाराजा धीराज ये सब नहीं रख सकते। तो ये कम इंपॉर्टेंट है। तो 17 के बाद 18 मैं याद करना सिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि 17 में क्या था और 18 में क्या था उसके लिए। तो 14 में क्या आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या आया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसके आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, आपका क्या लिंग है, और लास्ट में कि आप किस प्लेस से आए हो उसके आधार पर। इसके भी पार्ट्स होंगे, बाद में देखते हैं, वो चौथी लेयर में देखेंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद अब तुमको देंगे जॉब। तो जॉब जब तुम्हें मिलेगी स्टेट की तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब इसके भी पार्ट्स होंगे, बाद में देखते हैं। 17वें में क्या है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपके साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। और लास्ट है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो ये था पहला फंडामेंटल राइट 14 से 18। दूसरा फंडामेंटल राइट्स आएगा क्या, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये कहाँ से, ये आएंगे 4। तो मतलब 19, 20, 21, 22 ये आएंगे 4। तो अब इनको देखते हैं ज़रा। 19, 20, 21, 22। 21 का एक अलग से याद रखेंगे अभी के अभी। 21A, 19 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 19, 20, 21, 22 में क्या क्या आता है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरे नंबर पे आपको मिला, क्या मिला, प्रोहिबिशन किया गया है किसको, डबल जेओपार्डी को। मतलब एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। अंधा कानून आपने मूवी देखी होगी तो उसमें इसी चीज़ का जिक्र किया था उसने। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस, आपको आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेचर, मतलब कि जैसे आप अभी आधे घंटे से कम पढ़ते हो और आप बोलते हो कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो ये एक अपराध होना चाहिए। तो अब तक ऐसा ही चला आता जा रहा था कि अभी अपराध नहीं था लेकिन अपराध हो सकता था। तो 1 तारीख को क्या किया सरकार ने, रूल पास किया कि जो भी आधे घंटे से कम पढ़ेगा और ये बोलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए तो वो एक अपराध है। तो अभी तक आप यही बोल रहे थे, तो आपको इसके लिए सज़ा नहीं मिल सकती। अगर आपने आज के बाद ये किया तो आपको सज़ा मिलेगी। 19, 20, 21 पे आता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन कि आपको एजुकेशन लेने का भी आधार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 में इसको ऐड किया गया था 2002 में। और लास्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कभी भी उठा के ले जाएगा जेल में डाल देगा, तो उसके लिए भी लॉ बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको भी ख़त्म करने के लिए, मतलब कि किसी केस में कर सकते हैं, इसके लिए NSA, टोडा, पोटा ये सब बनाए गए हैं, उनको भी बाद में देखेंगे। तो पहली लेयर तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर भी इसी लेयर के अंदर पढ़ लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी 6 पार्ट होते हैं, A, B, C, D, E, F, G। F ख़त्म कर दिया गया है, ये सीधा 300A में डाल दिया गया है, प्रॉपर्टी के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी था। तो A, B, C, D, E, F, G, H कैसे याद करेंगे। पहला कि आपको बोलने के लिए बोला कि तो आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो। अब आप बात कर सकते हो तो आपने क्या किया, 2 लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद जब इतना हुआ तो आपने क्या कहा, चलो एक बड़ा एसोसिएशन बना लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप बना लिया। उसके बाद जब आप बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप बना लिया तो आप पूरी कंट्री में घूम रहे हो, पूरे कंट्री में आप घूम रहे हो। अब कंट्री पे घूम रहे हो तो कहीं पे भी रुक सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, तो कहीं पे भी सेटल हो सकते हो आप कंट्री के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, आप जब सेटल हो गए तो आप वहाँ की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। और लास्ट में क्या किया कि अब जब वहाँ पे सेटल हो गए, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आप वहाँ पे कुछ भी आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो कोई प्रोफेशन। तो 19 के फर्स्ट में ये 6 पार्ट होते हैं। क्या क्या, पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा राइट टू असेंबल, 2 लोग इकट्ठे हो सकते हो। उसके बाद राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तीसरा बड़ा ग्रुप बना सकते हो। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द कंट्री।
ठीक है, आप कंट्री में घूम सकते हो। उसके बाद कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, एनीवेयर इन इंडिया। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत हटा दिया गया था। और उसके बाद लास्ट है राइट टू प्रोफेशन। तो ये हो गया 19 के फर्स्ट के 6 पार्ट। तो 19 के फर्स्ट के 6 पार्ट है और 19 के खुद से भी 6 पार्ट ही है। तो पहले पार्ट में तो बताया कि ये कर सकते हो, और दूसरे पार्ट में ये बोला कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो इन सबको हटा भी दिया जाएगा। कि जैसे अगर ऐसा लगा कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है स्टेट के खिलाफ हो रहा है, या स्टेट को डिफेम कर रहा है, पीस में दिक्कत आ रही है पूरे देश की, पूरे स्टेट की, तो इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आता है 20 पे, प्रोहिबिशन के लिए था इन सब के लिए, ये ठीक है। 21वां था राइट टू फ्रीडम लाइफ ऑफ लिबर्टी, एंड 21वें ए में था राइट टू एजुकेशन, 22 में था प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के ऊपर। तो अभी तक क्या हुआ कि जंगल में थे, एक लॉ आपके ऊपर लगा दिया गया ताकि आप एक दूसरे से लड़ाई वड़ाई ना करो। उसके बाद आपको फ्रीडम दे दी एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आप सब अलग तो थे एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तीसरा था ये क्या था 14 से लेके 18 तक। उसके बाद यहाँ पे 4 आएंगे तो 19 से लेके 19, 20, 21, 22। उसके बाद 2 आएंगे तो 23, 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 में बोलते हैं कि आपके साथ आपको फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, और 24 में बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। फोर्स लेबर में भी एक एक्सेप्शन डाल दिया गया कि पॉलिटिकल ड्यूटीज़, इलेक्शन ड्यूटीज़ के टाइम पे आपके साथ करा सकते हैं आपसे। ये भी 23 और 24 में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कई बार 23 को 24 मान लेते हैं कि 23 में तो चाइल्ड लेबर नहीं है। तो ऐसे समझना कि घर में 2 लोग हैं, बाप है और बेटा है, तो अगर जो फोर्स लेबर कराने के लिए उठा के ले जाएंगे तो पहले बाप को ले जाएंगे फिर बेटे को ले जाएंगे। तो चाइल्ड आएगा 24 में, फोर्स लेबर आएगा 23 में। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन हटाने के बाद आपको बोल दिया था कि एक कोई धर्म चुन लो और उसको प्रैक्टिस करो। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें 4 आए थे, इसमें 2 आए थे, अब इसमें वापस से 4 आएंगे, 25, 26, 27, 28। तो 25, 26, 27, 28। 25 में बोल दिया कि आप कोई भी अपनी मर्जी का धर्म चुन लो। अब आप धर्म चुन लोगे तो आपको एक कोई मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, तो आप एक रिलीजन इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। 27, 28 गवर्नमेंट के लिए है। 27 में बोला गया है कि आप धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो आपको इस रिलीजन को फॉलो करना पड़ रहा है, आपको इस रिलीजन को फॉलो करना है तो आपको कुछ पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। चौथा यह है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप ये नहीं बाध्य कर सकते कि अगर जो आपको यहाँ पे काम स्टार्ट करना है पहले, तो आपको कुछ एक रिलीजियस प्रैक्टिस करके तब यहाँ से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस को आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो 25, 26, 27, 28 ये चारों याद हो गए। आगे चलते हैं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब फ्रीडम टू रिलीजन दे दिया, उसके बाद बोला कि तुम कल्चर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ 2 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ पे वापस से यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, फिर यहाँ पे 4 आए, अब यहाँ पे 2 आएंगे। मतलब कहाँ तक पहुँच गए थे हम 25, 28। तो उसके बाद 29 और 30 में आएगा कि राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 में बोला गया है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी स्क्रिप्ट है, जिसको जो भी चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड, उनको आप लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, उन सबको आप प्रिजर्व कर सकते हो। कंजर्व करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 30वें में बोला, 30th में बोला कि आप इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल भी बना सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हो। किसको बोला गया? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर जो सबसे कम आबादी वाले लोग हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो हो गया, और धर्म के आधार पर जो सबसे कम है देश में, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया। तो ये लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो 29 और 30 हो गया। उसके बाद ये 5वां था फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद 6ठा हमारे पास क्या है? 31 हमने छोड़ दिया। 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपका 300A में चला गया। किसके तहत? आर्टिकल 44, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत। किसमें? 1978 में। ठीक है, जनता दल के टाइम पे। तो 31 हट गया फंडामेंटल राइट से। 6ठा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर इन सब में कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर वहाँ पे जाके आपको मतलब रिट्स लगाएंगी 5 तरह की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो उन रिट के थ्रू वो ऑर्डर करेगी कि जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उनको वापस कर लिया जाए, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 तरह से वो ऑर्डर देती है। पहला हाबिस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेंटिरियोरी, और 5वां है क्वो वारंटो। हाबिस कॉर्पस में क्या है कि मान लो अनलॉफुली डिटेंशन हो गई है, उठा के ले गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि उसको कहाँ ले गए हैं, पुलिस वाले या फिर जो भी है, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है हाबिस कॉर्पस का।
तो पुलिस को कोर्ट के सामने वो पर्टिकुलर पर्सन को शो करना पड़ेगा। कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस मतलब कमांड। इसके अंदर जो भी कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहा है तो कोर्ट उसको कमांड करेगा कि तुम अपनी ड्यूटीज़ निभाओ। तीसरा है प्रोहिबिशन। इसके अंदर अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी अधिकारों के क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो सुपीरियर कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि तुम अपने अधिकारों में काम करो। चौथा है सर्टियोररी। इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड। मतलब अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई डिसीजन ले लिया तो उसको क्वैश करने का अधिकार है सुपीरियर कोर्ट के ऊपर के पास। लास्ट है क्वे वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब आप अगर एलिजिबल नहीं हो किसी भी पोस्ट के लिए लेकिन फिर भी आपको वो पोस्ट मिल गई और फिर इस चीज़ की शिकायत कोर्ट के पास गई तो वो क्वो वारंटो जारी कर सकता है, जिसके तहत आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप किस आधार पे इस पोस्ट पे हो। तो हमने 3 लेयर में फंडामेंटल राइट्स को याद किया। पहला कि किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। दूसरी लेयर में हमने पढ़ा कि होते कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। और तीसरी लेयर में हमने पढ़ा कि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के भी अलग अलग जो आर्टिकल हैं उनको हमने पढ़ा और उनके भी सब पार्ट्स हमने थोड़े थोड़े देख लिए। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने भी देखा फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से 35 तक आते हैं। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ बनेगा तो उसको इसी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन ना हो। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ किसी भी नए लॉ के अंदर तो वो जो लॉ नया बनेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरा ये कि आर्टिकल 20 और 21 एमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हटते हैं। इसका मतलब जैसे आर्टिकल 20 है तो इमरजेंसी के टाइम पे आपको ये नहीं बोल दिया जाएगा कि किसी भी क्राइम के लिए 2 बार सज़ा ले लो आके, और ये भी नहीं बोला जाएगा आपसे कि अभी तो इमरजेंसी है चलो मर जाओ। आर्टिकल 21 में तो राइट टू लाइफ दिया हुआ है ना, तो इमरजेंसी के टाइम पे ये दोनों नहीं हटेंगे। हाँ, आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 हट सकता है कि तुम अभी थोड़ा माहौल ऐसा है, तुम प्रोटेस्ट ना करो, क्रिटिसाइज ना करो गवर्नमेंट को, ये हो सकता है। आर्टिकल 19 हो सकता है डिसमिस, लेकिन 20 और 21 डिसमिस नहीं होगा इमरजेंसी के टाइम पे भी। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने जिस तरह से याद किया था उस तरह से आपको याद कराने की कोशिश की है। आई होप आपको याद हो गए होंगे सभी फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू।